Welcome to Major HS Khalsis Balnu Academy. I'm Mr. देवेश यू बायोलॉजी फैकल्टी। तो आज हम बेसिकली एक और टेस्ट पेपर करने जा रहे हैं जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा किस टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे लास्ट क्लास में हमने करा था बायोलॉजी टेस्ट पेपर DM6, तो आज हम DM7 करने जा रहे हैं। इसमें भी आपके कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस होंगे जिससे आपको मालूम चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। The first question says, which cell disorder in our body is responsible for color blindness? देखो कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है। पहली बात, कलर ब्लाइंडनेस जो होता है ये हमारा एक जेनेटिकल डिसऑर्डर है। जेनेटिकल डिसऑर्डर आप कह सकते हो। इसमें होता क्या है, हम जो है ना रेड और ग्रीन कलर को ना डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते, ना तो रेड कलर को ना ग्रीन कलर डिस्टिंग्विश कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि जो आपका ये सेक्स लिंक डिसऑर्डर है। सेक्स लिंक जैसे मान लो आपके XX क्रोमोसोम में फीमेल से होते हैं और XY क्या होता है आपका मेल का होता है। तो मान लो कलर ब्लाइंडनेस का जो जीन होता है ना वो आपके कहां पे अटैच हो जाता है, X क्रोमोसोम पे। मान लो अगर इस X क्रोमोसोम पे अटैच हो गया तो फीमेल क्या हो जाएगी, कैरियर। उसको खुद कोई डिजीज नहीं होगा लेकिन वो अपने बच्चों को वो फैला सकती है। अगर ये मेल है, मेल के X क्रोमोसोम पे अटैच हो गया तो मेल आपका कैरियर नहीं बनता। मेल आपके किसी भी डिजीज में कैरियर नहीं बनते बेसिकली, बहुत ही एक्सेप्शन है ही नहीं। बेसिकली मेल आपके कैरियर नहीं बनते, मेल सीधा होंगे अफेक्टेड। फीमेल्स बहुत ही रेयरली अफेक्टेड होती हैं डिजीज से। क्यों? क्योंकि फीमेल बन जाती है इनमें कैरियर। कैरियर का मतलब वही है, या वेक्टर का मतलब वही है, खुद को डिजीज नहीं है लेकिन अपने बच्चों को ये फैला सकते हैं, तो कैरियर बन जाती हैं। तो एक कलर ब्लाइंडनेस में आप रेड और ग्रीन कलर डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे। एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। तो बेसिकली कौन सा सेल रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी बॉडी में? तो देखो हमारे जो कलर से रिलेटेड होते हैं ना, आपको मानो WBC कलर से रिलेटेड नहीं होते, हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, न्यूरॉन मैसेज ट्रांसफर करता है। रॉड सेल जो होता है ना लाइट सेंसिटिव होता है। रॉड सेल जो होता है लाइट, देखो हमारे आईज में दो टाइप के सेल्स पाए जाते हैं, कोन एंड रॉड सेल्स, दोनों हमारे आईज में पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन हमारा कोन सेल जो होता है ना, कोन कोन होता है आपका कलर सेंसिटिव। कलर सी से कलर, सी से कोन, कलर सेंसिटिव। और रॉड जो होता है क्या होता है हमारा लाइट सेंसिटिव होता है, लाइट सेंसिटिव। ठीक है, तो बेसिकली जो क्वेश्चन पूछा गया आपका कलर ब्लाइंडनेस का, कलर ब्लाइंडनेस आपका एक जेनेटिकल डिसऑर्डर होता है जो कि बेसिकली आप कह सकते हो फीमेल्स में बहुत ही रेयरली अफेक्ट करता है, बहुत ही ज्यादा रेयरली। ठीक है, ना के बराबर कह सकते हो आप। और ये मेल्स को बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं। क्यों? बिकॉज बेसिकली इट इज अ काइंड ऑफ जेनेटिकल डिसऑर्डर। ठीक है, आप कह सकते हो कि हम वैसे ग्रीन और रेड कलर में डिस्टिंग्विश वैसे भी नहीं कर पाते आपका। तो ये किसके डिसऑर्डर में, किस सेल की वजह से होता है आपकी बॉडी में? आपका होता है बेसिकली कोन सेल्स। आपके दो टाइप के सेल्स होते हैं आपके, रॉड और कोन सेल्स, जो कि आपके आईज में प्रेजेंट होते हैं। जो कि आपका जो कोन सेल होता है वो आपका कलर सेंसिटिव होता है, रॉड सेल जो होता है आपका बेसिकली लाइट सेंसिटिव होता है। बाकी जो आपके ऑप्शन है WBC, व्हाइट ब्लड सेल हमारी बॉडी में इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाते हैं। इनको सोल्जर सेल ऑफ द बॉडी भी बोला जाता है, इनको लिम्फोसाइट्स भी बोला जाता है आपके साइंस की लैंग्वेज में। ठीक है, और न्यूरॉन जो है, न्यूरॉन आपके मैसेज का ट्रांसफर करवाता है, मैसेज का ट्रांसफर करवाता है आपका मैसेज का। तो आप देख सकते हो इन चारों ऑप्शन में से अगर हम एलिमिनेट करेंगे तो आपका ए तो ऐसे एलिमिनेट हो गया, सी भी एलिमिनेट हो गया, डी भी एलिमिनेट हो गया। तो सही ऑप्शन जो आपका है ऑप्शन बी। आप एक तरीके से ऐसे याद रख सकते हो, आईज में दो टाइप के सेल्स पाए जाते हैं, रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स। तो सी से कोन याद रखना, सी से कलर याद रखना। तो कोन सेल्स आपके कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो सही ऑप्शन है आपका कोन सेल्स। ठीक है, next question. The next question says blood is red in color due to the presence of, देखो ब्लड जो होता है बेसिकली रेड कलर का होता है, लेकिन ये क्यों होता है आप देख सकते हो सब में ना कलर वाले एग्जांपल है। साइटो मतलब सेल, क्रोम मतलब आपके कलर, कलर गिविंग सेल्स जो होते हैं उनको हम साइटोक्रोम बोलते हैं। लेकिन ये भी आपका ऑप्शन नहीं है। एक होता है क्लोरो, एक होता है फिल। क्लोरो मीन्स होता है बेसिकली जो कि आपके फोटोसिंथेसिस करवाते हैं, ग्रीन कलर प्रोवाइड करवाते हैं आपके लीव्स को, लेकिन हम यहाँ पे लीव्स की तो बात नहीं कर रहे। अब देखो यहाँ पे दो कंफ्यूजन हो गया आपको, एक हीमोग्लोबिन में और एक हीमोसाइनिन में। देखो दोनों ही हीमो वर्ड है, दोनों हीमोग्लोबिन वर्ड है, लेकिन आपका हीमोग्लोबिन जो होता है बेसिकली ये आपका, अगर मैं बताऊं हीमोग्लोबिन को थोड़ा सा ब्रेक करूं मैं, हीमोग्लोबिन को थोड़ा सा ब्रेक करूं मैं, हीमो का मतलब होता है आयरन और रेड पिगमेंट,
और ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन, ठीक है। हीमो का मतलब होता है आयरन और रेड पिगमेंट। आपने कभी ये गौर करा है कि अगर आपका कहीं से ब्लड निकल गया हल्का सा, अगर आप स्मेल कर दो उसमें आयरन जैसा स्मेल आता है, क्योंकि बेसिकली हीमोग्लोबिन में आयरन की क्वांटिटी पाई जाती है अच्छी खासी, और रेड पिगमेंट भी होता है आपका। तो बेसिकली हमारा जो रेड पिगमेंट होता है वही तो आपके ब्लड को क्या बनाता है, रेड बनाता है। तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन डी, हीमोग्लोबिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following events in a botanical garden is never directly influenced by light? डायरेक्टली आपके लाइट के इन्फ्लुएंस से नहीं होता है। अगर आप देखोगे फ्लावरिंग, हाँ भाई फ्लावरिंग जो होता है आपके डे लेंथ पे अफेक्ट करता है, आपके लाइटिंग पे अफेक्ट करता है, लेकिन बोला लाइटिंग पे अफेक्ट नहीं करता, क्वेश्चन बोला गया तो ये नहीं। फोटोसिंथेसिस आप कह सकते हो, फोटोसिंथेसिस तो आपके क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में ही होता है, तो ये ऑप्शन भी नहीं। ट्रांसपिरेशन होता है मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू स्टोमेटल पोर्स, वो कब एक्टिवेट होता है, जब उन पे लाइट आपके एक्सपोज करते हो तब अपने स्टोमेटल पोर्स ओपन कर देते हो और फिर आपके गैसेस का एक्सचेंज होता है, तो लाइट जरूरी है। तीनों ऑप्शन आप कट गए, तो एक बच्चा क्या आपका ऑप्शन फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। आपका एक पॉलन ग्रेन होगा, वो जाएगा आपके एक एक्सेल के पास, वो कहां पर होंगे, आपके ओव्यूल के अंदर। लेकिन फर्टिलाइजेशन के लिए किसी सनलाइट की रिक्वायरमेंट थोड़ी ना होती है। आपका सनलाइट जो है डायरेक्टली अफेक्ट आपके फर्टिलाइजेशन को करता ही नहीं है, ये आपके रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। फर्टिलाइजेशन जो होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स कह सकते हो आप, ठीक है। तो बोटेनिकल गार्डन में अगर यहाँ पे बोटेनिकल गार्डन नहीं भी लिखा होता ना तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस लिखा गया कि कौन सा होता है जो नेवर डायरेक्टली इन्फ्लुएंस बाय लाइट, जो कि लाइट से डायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं होता, तो आपका फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन में लाइट एक्सपोजर हो ना हो, फर्टिलाइजेशन तो होगा ही होगा। तो सही ऑप्शन क्या होगा हमारा इसमें, ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिश। फिश का मतलब क्या बोल रहे हो, आपका एनिमल किंगडम का क्वेश्चन है, पाइसिस या पिसिस लिख सकते हो आप। देखो अगर आपको सुनने में क्वेश्चन बहुत इजी लग रहा होगा, लेकिन आपके ऑप्शंस इतने यूनिक होंगे ना कि आपको लगेगा कि भाई सारे ही ठीक है, सारे ही ठीक है। तो क्या देखो पहले क्या आपका जेलीफिश, जेलीफिश होता है आपका निडेरिया। निडेरिया जो होता है आपका सेकंड लेवल एनिमल किंगडम होता है, सबसे सेकंड आप कह सकते हो कि सेकंड लोएस्ट होता है। सबसे लोएस्ट होता है आपका पॉरीफेरा, सेकंड लोएस्ट होता है आपका निडेरिया। में आपके जेलीफिश आते हैं, इनके पास निमेटोसिस्ट होते हैं, स्टिंग वाले जो सेल्स होते हैं जो कि पॉइजन कंटेन करते हैं, न्यूरोटॉक्सिन वेनम होता है। अगर आपको वो काटेगा तो आपको न्यूरोटॉक्सिन मतलब नर्व सिस्टम आपका खराब कर सकता है वो, ठीक है। तो पहला जो है जेलीफिश, नाम के आगे भले फिश लगा लेकिन फिश नहीं है, ये निडेरिया है, पाइसेस नहीं है। लॉबस्टर आपका एक्वेटिक इंसेक्ट होता है, लॉबस्टर हो गया, प्रॉन्स हो गए, सब आपके एक्वेटिक इंसेक्ट है। क्रैब हो गया एक्वेटिक इंसेक्ट है, आर्थ्रोपोड्स कहते हैं इनको, ठीक है। तो ये भी किसमें आता है, आपका लॉबस्टर आता है आपके आर्थ्रोपोडा में। पाइसेस या फिशेस तो नहीं है। वेल, वेल आते हैं आपके मैमल्स में, मैमेलिया में, तो पाइसेस में से तो नहीं है। सैल्मन जो होता है ये आता है आपके पाइसेस में। अगर आप देखोगे, अगर आपके ऐसे क्वेश्चंस आते भी एनिमल किंगडम में, तो बेसिकली आपको हर एक एनिमल किंगडम का नाम, उनके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक और उनके एग्जांपल्स याद होने चाहिए। अगर याद होंगे तो वेल एंड गुड, अगर आपको याद नहीं है तो दिक्कत हो सकती है। तो सही ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज यूज्ड एज एन एयर पॉल्यूशन इंडिकेटर। अब देखो एयर पॉल्यूशन इंडिकेटर कोई चीज इंडिकेट कर रहा है जहां पे अगर मान लो आपके एनवायरनमेंट में पॉल्यूटेंट ज्यादा है, आपके डस्ट पार्टिकल्स ज्यादा है, आपके स्मोक पार्टिकल्स ज्यादा हैं, तो एयर पॉल्यूशन होगा आपका बेसिकली ना। अलग अलग टाइप के गैसेज हैं, तो एल्गी है, फंजाई है, बैक्टीरिया, लाइकेंस है। देखो एल्गी क्या काम करता है, एल्गी आपका फिक्सेशन करवा सकता है, नाइट्रोजन का करवा सकता है, बहुत रेयरली आपके जैसे साइनोबैक्टीरिया होते हैं ना, वो आपके ऑक्सीजन का फिक्सेशन करवा सकता है, लेकिन ये आपका इंडिकेटर नहीं होता। ये एल्गी जो होते हैं आपके फिक्सेटर्स होते हैं, आपके एनवायरनमेंट में फिक्सेशन करते हैं। सेम फंजाई भी फिक्सेशन करते हैं आपके, जैसे राइजोपस फंगस हो गया, या आपके नाइट्रोजन को बेसिकली
सॉइल से इन्वायरमेंट से सॉइल में ला सकते हैं, फिक्सेशन करते हैं नाइट्रोजन का, लेकिन ये दोनों इंडिकेटर नहीं है। बैक्टीरिया भी देखो, बैक्टीरिया भी कह सकते हो आप, कुछ कुछ होता है ना साइनो बैक्टीरिया, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी जानते हैं, जैसे आपको बताया भी था अभी कि इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं, तो ये तीनों आपके फिक्सेशन का ही काम कर रहे हैं। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। लाइकेन जो होता है, देखो लाइकेन बहुत इंटरेस्टिंग है। लाइकेन बनता कैसे है आपका, एल्गी प्लस फंजाई, एल्गी प्लस फंजाई। आपको मालूम है कि एल्गी के पास क्लोरोफिल होता है, तो एल्गी अपना खाना खुद बना सकता है, लेकिन फंजाई अपना खाना खुद नहीं बना सकता क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल नहीं है। और आपको ये बात भी मालूम है कि फंजाई के पास अपना खुद का शेल्टर होता है रहने के लिए, लेकिन एल्गी के पास नहीं होता। तो एल्गी आपके फंजाई को क्या देता है, फूड देता है, और फंजाई आपके एल्गी को क्या देता है, शेल्टर देता है, शेल्टर। तो देखो फंजाई को फूड मिल गया, एल्गी को शेल्टर मिल गया, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को बोला जाता है आपका लाइकेन। लाइकेन बोल लो, लिकेन बोल लो, लिचेन बोलो, बस याद रखो आप। लाइकेन जो होता है आपका बेसिकली ये आपका एयर पॉल्यूशन इंडिकेटर भी होता है, आपका एसिड बेस इंडिकेटर भी होता है, लिटमस पेपर आपके लाइकेन से बनाए जाते हैं। और ये जो मैंने रिलेशनशिप बताया इसमें दोनों पार्टी का म्यूचुअल फायदा हो, एक दूसरे म्यूचुअल डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। एल्गी आपके फंगस के ऊपर शेल्टर के लिए और फंगस आपके एल्गी के ऊपर फूड के लिए। इसको हम क्या बोलते हैं, इस रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो सही ऑप्शन जो आपका ऑप्शन डी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पार्ट ऑफ ब्रेन विच कंट्रोल्स इमोशनल रिएक्शंस इन आवर बॉडी। देखो इसमें होता क्या है, आपके चार ऑप्शन है, सेरिब्रम है, मेनिंजाइटिस है, थैलेमस है और हाइपोथैलेमस है। थैलेमस क्या काम करता है, नीचे से स्टार्ट करते हैं। थैलेमस क्या काम करता है आपका बेसिकली, जो भी इंफॉर्मेशन आपके बॉडी पार्ट से ब्रेन में जाता है ना, पूरे ब्रेन में आपके इंफॉर्मेशन को फैलाता है थ्रू सेंसरी न्यूरॉन्स, ठीक है। आप लिख सकते हो, इट रिलेट्स सेंसरी न्यूरॉन्स टू सेरेब्रल कॉर्टेक्स या सेरेब्रल हेमिस्फीयर। आपके दो हेमिस्फीयर होते हैं ना, लेफ्ट और राइट आपके ब्रेन का, पूरे में आपकी इंफॉर्मेशन कौन फैलाता है, आपका थैलेमस। तो ये ऑप्शन तो नहीं है ना। मेनिंजाइटिस भी आपके लेयर्स होते हैं, भी आपका इमोशनल कंट्रोल नहीं करते। सेरिब्रम, सेरिब्रम क्या कंट्रोल करता है, हमारा मेमोरी हो गया, हमारे मेमोरी हो गया, हमारा सेल्फ कॉन्शियसनेस हो गया। तो सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, बट इट रेगुलेट्स आवर मेमोरी, इट कंट्रोल्स आवर थॉट्स, इट कंट्रोल्स आवर थिंकिंग। हमारी थिंकिंग रेगुलेट करता है, इसको हम थिंकिंग पार्ट बोलते हैं। सेरिब्रम इज ऑल्सो नॉन एज थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन, और इट ऑल्सो लाइज इन द फ्रंट फोर ब्रेन, ठीक है। फोर ब्रेन में प्रेजेंट होता है आपका, सबसे लास्ट पार्ट होता है आपका सेरिब्रम बेसिकली, ठीक है। तो ये आपके थिंकिंग का काम करता है, इमोशंस का काम नहीं करता, और मेमोरी को रेगुलेट करा सकता है। तो हाइपोथैलेमस जो होता है ना, एलिमिनेट कर दो एक ही ऑप्शन बचा आपका, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इज ऑल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी। मास्टर ग्लैंड का भी मास्टर कहलाता है। मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी को हम क्या बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड, और उसको कौन कंट्रोल करता है, आपका हाइपोथैलेमस। आपको मालूम है जो कि मास्टर ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, वो हमारी बॉडी में इमोशंस कंट्रोल करवाता है। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो इमोशंस कंट्रोल अगर आपका पिट्यूटरी ग्लैंड करवा रहा है, तो उसको भी कौन कंट्रोल कर रहा है आपका, उसको कंट्रोल करता है आपका हाइपोथैलेमस ग्लैंड। तो आप कह सकते हो कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा आपका, हाइपोथैलेमस। इसको बोला जाता है आपका मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस का सही ऑप्शन है। Which one of the following is not a part of small intestine? Not a part of small intestine. देखो जैसे मान लो ये आपका स्टमक है और यहां से आपका स्टार्ट हो जाता है। अगर मैं लार्ज इंटेस्टाइन हटा दूं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं आपके, रफ फिगर है आपका, कोई बात नहीं। जो स्टार्टिंग का पार्ट होता है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन के स्टार्टिंग का पार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं ड्यूडेनम। बीच वाला पार्ट जो थोड़ा कॉइल्ड होता है उसको हम बोलते हैं ज्यूजिनम। लास्ट पार्ट जो होता है जो कि आपके लार्ज इंटेस्टाइन में खुलता है, उसको हम बोलते हैं इलियम। तीन पार्ट होते हैं आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के, ठीक है। अब अगर मैं सीकम की बात करूं तो सीकम जो होता है वो आपके लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाता है, ठीक है। और बेसिकली वो यहाँ पे पाया भी नहीं जाता। अगर आप देखोगे
तो ये 3 पार्ट हैं आपके, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपका ड्यूडेनम, क्योंकि वहां पर आपका बाइल जूस और पैंक्रेटिक जूस निकलता है। जीजुनम आपका पैथवे है, यहाँ पे बिलाई बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं, एब्जॉर्प्शन का रेट ठीक ठाक होता है। इलियम में सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है, क्योंकि वहाँ पे माइक्रो बिलाई की डिस्ट्रीब्यूशन बहुत रेगुलर वे में होता है। अच्छा खासा सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन जो होता है फूड का आपके इलियम में ही होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका कंप्लीट डाइजेशन होता है, इसके बाद कोई डाइजेशन नहीं होता। जैसे आपका फूड यहाँ से आपका ट्रेवल करता है लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर वो फूड नहीं रहता, फिर वो आपका वेस्ट मटेरियल बन जाता है, उसको हम फीकस बोलते हैं, फीकल मैटर बोलते हैं। ठीक है, तो सही ऑप्शन जो है इसका सीकम होगा। सीकम जो होता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट नहीं होता। बाकी तीनों पार्ट है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। सही ऑप्शन क्या आपका? ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल और टिश्यू डेथ विद इन अ लिविंग बॉडी इज कॉल्ड एज। देखो आपके ना बहुत सारे इसमें ऑप्शंस हैं। न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स तो आपके एलर्जिक रिएक्शन को कंट्रोल करता है, ये ऑप्शन में नहीं है। नेफ्रोसिस आपके बेसिकली किडनी की डायलिसिस वाले पार्ट को भी बोला जाता है, ये भी नहीं है। नियोप्लाजिया भी आपको ऑप्शन नहीं है। अब देखो नेक्रोसिस क्या होता है, नेक्रोसिस समझो। अगर कुछ ऐसा होता है हमारी बॉडी में, किसी भी जगह पे चोट लगती है, या आपने देखा कुछ कुछ लोग जो होते हैं ना अपने नेल बाइट करते, नेल के नीचे की जो स्किन होती है स्किन भी उखाड़ लेते हैं बहुत से लोग। अब देखो नॉर्मली वहां पर हमारे सेल डिवीजन इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आप बार बार स्किन उखाड़ोगे 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 तो आपके सेल्स आपके स्किन के थ्रू जाते रहेंगे ना, जाते रहेंगे, तो सेल्स की डेथ होती रहेगी। और यहाँ पर कैंसर होने के चांसेस भी हो जाते हैं ऐसी जगह पे जहाँ पे सेल्स डिवाइड नहीं होते। अगर वहाँ पे रेगुलर वे में अगर आपके सेल्स डिवाइड हो रहे हैं हो रहे हैं हो रहे हैं हो रहे हैं तो बेसिकली आपको कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं बहुत ज्यादा। इसलिए ऐसे दांत से चबाने नहीं चाहिए उसे। नेक्रोसिस होता क्या है, अगर आपके बॉडी के अंदर ही अगर आपके सेल्स जो होते हैं, देखो हर एक बॉडी में सेल्स अपने सेल्स को पहचान सकते हैं, इसको हम बोलते हैं सेल्फ सेल्स। अगर मैं अपनी बॉडी के सेल्स को नहीं पहचान पाऊंगा तो मेरे पास सेल्फ सेल की प्रॉपर्टी नहीं है। अगर मैं पहचान सकता तो हाँ मेरे पास सेल्फ सेल की प्रॉपर्टी है। तो बेसिकली मैं अपनी बॉडी के सेल्स को मैं पहचान सकता हूँ, मतलब मान लो मैं भी एक सेल हूँ और मेरे पास एक मेरे बगल में एक और सेल है, ये मेरी बॉडी का सेल है, तो मैं इसको पहचान सकता हूँ बाय द सेल्फ सेल प्रॉपर्टी आप कह सकते हो। लेकिन अगर कभी कभी मैं नहीं पहचान पाता तो हम दोनों के बीच में बहुत ज्यादा क्या होगा, डाइजेस्टिव एंजाइम्स एक दूसरे को रिलीज करके दूसरे को मारने के लिए, और फिर ऐसे बहुत सारे बॉडी में सेल्स मरने लग जाते हैं। ठीक है, अगर हमारी बॉडी में लिविंग बॉडी में किसी के भी सेल्स मरने लग जाते हैं तो उस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है? आपका नेक्रोसिस बोला जाता है, नेक्रोसिस। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका? ऑप्शन सी। Which of the following blood cells is compulsory for blood coagulation? देखो कौन से ऐसे आपके ब्लड सेल्स होते हैं, ब्लड में बेसिकली आपके ऐसे पार्ट होते हैं जो कि कोगुलेशन या क्लॉटिंग के लिए हेल्प करते हैं। रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, लिम्फोसाइट्स। देखो लिम्फोसाइट्स आपके बेसिकली क्या काम करते हैं? इम्यूनिटी। और लिम्फोसाइट किसका पार्ट होता है? व्हाइट ब्लड सेल का पार्ट होता है। ये दोनों आपकी इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाएंगे। रेड ब्लड सेल्स का मेन काम क्या होता है? अलग अलग पार्ट में ऑक्सीजन पहुंचाना, कार्बन डाइऑक्साइड ले जाना, फूड ले जाना, एनर्जी ले जाना, हॉर्मोन्स ले जाना, सारे का ट्रांसपोर्टेशन कौन करवाता है? आपका रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स। ठीक है, अब आपका प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स होता क्या है पहले आप समझो। प्लेटलेट्स आप कह सकते हो और काइंड ऑफ अ क्लॉटिंग फैक्टर, ठीक है, विच क्लॉट द ब्लड। बेसिकली कैसे क्लॉट करता है आपको मैं इसका काम बताता हूँ। प्लेटलेट्स आपके काम कैसे करते हैं, जैसे मान लो ये मेरा एक आर्टरी या वेन था, इसमें से आपके रेड ब्लड सेल जा रहे हैं, बीच में ना कहीं पर ये थोड़ा सा कट गया, ऐसे टूट गया, तो हमारे जो रेड ब्लड सेल है या ब्लड है बेसिकली बाहर निकलने लग जाएगा, ऐसे बाहर निकलने लग जाएगा, स्पोर्ट्स के थ्रू बाहर निकलने लग जाएगा। तो प्लेटलेट्स को मालूम चल जाता है कि मेरे यहाँ पे कहीं कट लग गया है और ब्लड निकलना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो प्लेटलेट्स क्या काम करता है? पहले ना एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर। वो कौन बनाता है? आपके फिब्रिनोजन। देखो फिब्रिनोजन का नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिब्रिनोजन जो होता है एक टाइप का क्लॉटिंग फैक्टर होता है, प्लेटलेट मतलब प्लेटलेट्स को एक्टिवेट करवा सकता है, जो कि क्या रिलीज करता है? आपका फिब्रिन। फिब्रिन होता है आपका फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, फाइबर लाइक, ऐसे फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, फाइबर टाइप के होते हैं। और आप जैसे ही आपका ब्लड रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है तो फिब्रिनोजन जो प्रेजेंट होता है उसको मालूम चल जाता है कि मेरा ब्लड निकलना स्टार्ट हो गया, तो मुझे अब क्या बनाना है? आपका फिब्रिन बनाना है। ये फिब्रिन बनाने लग जाता है, और ये फिब्रिन जो होता है ना यहाँ पे जाकर के अटैच हो जाते हैं, जहाँ पे पोर होता है वहां पे जाकर के अटैच हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका ब्लड निकलना बाहर बंद हो जाता है।
ठीक है। तो ऐसे आपकी बॉडी में क्या होता है, क्लॉटिंग फैक्टर्स काम करते हैं आपकी बॉडी में। जो सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉटिंग फैक्टर होता है, सबसे अच्छा क्लॉटिंग फैक्टर होता है आपका फिब्रिनोजेन ही होता है। यही आपके बॉडी में ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है, और ये इसको एक्टिवेट कौन करेगा, आपका प्लेटलेट्स। ठीक है। तो प्लेटलेट जो होता है यही हमारी बॉडी में कोगुलेशन या क्लॉटिंग एक ही बात है, कोगुलेट हो जाना है, क्लॉट हो जाना एक ही बात है, आपके ब्लड को क्लॉट करवाने में हेल्प करवाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन 10 है आपका, ऑल ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज आर कॉज्ड बाय वायरस एक्सेप्ट, सारी डिजीज जो है आपके वायरस से हो रहे हैं इनमें से, लेकिन कौन सा है जो कि नहीं हो रहा, डेंगी। आपके डेंगी वायरस की वजह से होता है क्या, हाँ डेंगी आपके वायरस की वजह से होता है, आपका डेंगू वायरस होता है। ठीक है। इसको कैरी कौन करता है, आपका एडीज मॉस्किटो, साफ पानी पर बैठते हैं, बड़े बड़े होते हैं, उनका एब्डोमेन व्हाइट ब्लैक ऐसे करके स्ट्रिप्स होते हैं उनके, बहुत बड़े बड़े साइज के होते हैं, ये वायरस से होता है। इन्फ्लुएंजा भी आपके फ्लू से होता है, ऑल्सो काइंड ऑफ वायरस। ठीक है। कंजक्टिवाइटिस हो गया, कंजक्टिविटिस आपके 2 से 3 दिन में आपके काम कर देते हैं ये। ठीक है। और आपकी आईज पिंक हो जाती है, ये दोनों ही वायरस है। मम्स भी आपके वायरस की वजह से होता है, तो ये तीनों ही आपके वायरस की वजह से है, तो इसको एलिमिनेट कर दो। एक बचा कि आपका टाइफाइड। देखो टाइफाइड जो होता है किसकी वजह से होता है, आपको सैल्मोनेला टाइफी, सैल्मोनेला टाइफी। ठीक है। इट इज अ काइंड ऑफ बैक्टीरिया, आपका एक बैक्टीरिया होता है ये, और ये बैक्टीरिया आपके कहाँ पाए जाते हैं, ये बैक्टीरिया आपके गंदे खाने में, कॉन्टेमिनेटेड फूड या वाटर, इन दोनों में ही पाया जाता है इनके बैक्टीरिया। मान लो अगर आप बाहर का कुछ खाना खाते हो और उसमें आपका खाना खाते हो, पानी पीते हो, उसमें अगर आपका ये बैक्टीरिया पाया जाता है सैल्मोनेला टाइफी, तो आपको क्या हो जाएगा, टाइफाइड हो जाएगा। टाइफाइड में क्या होता है हमारी बॉडी में, कंटिन्यूसली हाई फीवर होता है, पुअर डाइजेशन, भूख नहीं लगेगी आपको, डाइजेशन भी वीक हो जाएगी, लॉस ऑफ एपेटाइट, खाना भूख नहीं लगेगा आपको, प्लेटलेट्स कम हो जाएगी, क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता रहता है बहुत ज़्यादा, घटता रहता है, बढ़ता रहता है, तो प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं आपके। वीकनेस बहुत ज़्यादा, आप उठो लेटे रहोगे तो ठीक है, जैसे उठोगे तो आपको चक्कर जैसा आएगा, कमजोरी फील होगी आपको बहुत ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें आपको टाइफाइड में होती है, तो इसका आप विडाल टेस्ट करवाते हो बार बार। ठीक है। और विडाल टेस्ट एक बार में सही रिजल्ट नहीं देता, आपको 2-3 बार करवाना पड़ेगा। विडाल टेस्ट कभी कभार फॉल्स पॉजिटिव भी आ जाता है, तो अगर आपका ऐसा हो तो आप कम से कम 3-4 बार विडाल टेस्ट करवाओ कंफर्मेशन लेने के लिए। तो टाइफाइड जो होता है वो किसकी वजह से होता है, आपका सैल्मोनेला टाइफी की वजह से, वो आपके कॉन्टेमिनेटेड फूड और कॉन्टेमिनेटेड वाटर में पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिजीज इन विच हाई लेवल्स ऑफ यूरिक एसिड इन द ब्लड आर कैस्ट्रिक इज। देखो अगर हमारी बॉडी में यूरिक एसिड ज्यादा बढ़ जाता है, यूरिक एसिड हम ऐसे फॉर्म नहीं होता, यूरिया से फॉर्म होता है, यूरिन से फॉर्म होता है, वो कैसे होता है आपको मैं बताता हूँ। देखो अगर कोई इंसान है वो फ्रीक्वेंटली ना अपना यूरिनेशन रोकता है, बार बार बहुत बार यूरिनेशन रोकता है, नहीं जाता अपना यूरिनेशन, तो उससे दिक्कत क्या होती है, हमारे ना आपने नाम सुना का नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर यूनिट जो होता है, फर्स्ट यूनिट जो होता है किडनी का नेफ्रॉन, तो उसमें ना एक जगह होती है उसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट, वहां पर थोड़ा बहुत आपका यूरिन कलेक्ट होता है टेम्परेरी, थोड़े टाइम तक के लिए, ज्यादा टाइम तक के लिए स्टोर नहीं होना चाहिए वहां पर, या कलेक्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप बहुत टाइम तक यूरिनेशन नहीं जाओगे तो आपका ब्लैडर जो होगा वो भरा होगा ना, फुल रखा होगा पहले से ही, तो कलेक्टिंग डक्ट से यूरिन आगे नहीं जा पाता। कलेक्टिंग डक्ट के बगल में आपके ब्लड वेसल्स होते हैं, आर्टरीज और वेन्स होते हैं, तो वो क्या काम करते हैं, उन यूरिन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं ब्लड में। ठीक है। जिसकी वजह से आपके ब्लड में यूरिन आ जाता है, और यूरिन आपका कन्वर्ट हो जाता है यूरिक एसिड में, यूरिक एसिड आपके मेजर मेजर जॉइंट्स में चले जाते हैं, आपके रिस्ट में चले गए, आपके एल्बो में चले गए, आपके नी में चले गए, स्वेल हो जाएंगे आपके, और फिर बहुत पेन, मतलब बहुत पेन कॉज करेगा आपको। तो उसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली डिजीज को हम बोलते हैं गाउट या गॉट बोल सकते हो आप। ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, गॉट। ये होता है क्या बेसिकली, आपके कह सकते हो यूरिन जो होता है वो ब्लड में चला जाता है और फिर कन्वर्ट हो जाता है किसमें, आपके यूरिक एसिड में, और यूरिक एसिड से फिर आपका क्या आ जाता है, स्वेलिंग आ जाती है, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है आपके जॉइंट्स में। ठीक है। जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि आपका ब्लड जो है उसमें बहुत ज़्यादा आपके मेजर मेजर जॉइंट्स पे आप उसको कैरी करके आपके ले जाएगा, फिर आपका जॉइंट्स आपका स्वेल हो जाएगा, उसको हम गाउट बोलते हैं, गठिया बोलते हैं हिंदी में से। ठीक है। तो सही ऑप्शन क्या आपका, ऑप्शन बी। When the left ventricle in the human heart contracts, the blood moves to the लेफ्ट। देखो पहले इसके हम चार चेंबर्स बना लेते हैं,
लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। क्या बोल रहा है, व्हेन द लेफ्ट वेंट्रिकल ह्यूमन हार्ट, जब लेफ्ट वेंट्रिकल होता है ह्यूमन हार्ट में कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो ब्लड कहाँ जाता है, ब्लड मूव्स टू द ब्रेन, पल्मोनरी आर्टरी, आउटा, लंग्स। देखो यहाँ से तो सीधा ब्रेन में जाएगा नहीं, क्योंकि हार्ट जो है, हार्ट पहले बेसिकली बाकी ऑर्गन्स को ब्लड भेजेगा, हाँ ब्रेन में भी भेजेगा, लेकिन आपके इसके बाद यहाँ पे आपका ब्रेन थोड़ा लगा हुआ है, यहाँ पे ब्रेन थोड़ा लगा हुआ है आपका, नहीं, तो ब्रेन तो ऑप्शन में नहीं जाएगा यहाँ पे। ब्रेन तो नहीं है। पल्मोनरी आर्टरी, देखो पल्मोनरी आर्टरी जो होती है आपकी, वो राइट वेंट्रिकल से निकलती है, राइट वेंट्रिकल से, और जाती है आपके लंग्स के पास, लंग्स के पास जाती है आपके, और लेकर कौन जाता है आपका पल्मोनरी आर्टरी। कौन सा ब्लड होता है इसमें आपका, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, ठीक है। लंग्स, ये तो लंग, देखो लेफ्ट वेंट्रिकल से आपके लंग्स पे नहीं जाता, आपके राइट वेंट्रिकल से लंग्स पे जाता है। तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। अब बचा एक आपका क्या, आउटा। देखो जब आपका लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो सारा ब्लड जो होता है ना, एक आपका सबसे लॉन्गेस्ट आर्टरी में भेजता है, विच इज आउटा। कौन सा ब्लड कैरी करता है आपका, ये ऑक्सीजनेटेड, ये ध्यान रखना है इसके बारे में। और कहाँ फिर आपका कहाँ भेजता है, आपके बॉडी पार्ट्स में, अलग अलग बॉडी पार्ट्स में, ठीक है। अलग अलग बॉडी पार्ट्स में आपका ये ब्लड सप्लाई करता है, क्या आउटा। कौन सा ब्लड कैरी करता है आपका, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है आपका ये। तो सही ऑप्शन जो होगा इसमें आपको कौन सा ऑप्शन होगा, आपका ऑप्शन सी, ठीक है। पिक द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। जनरली क्लोरोप्लास्ट आर लार्जर देन माइटोकॉन्ड्रिया। देखो क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं थोड़े से माइटोकॉन्ड्रिया से लार्जर होते हैं, क्योंकि इसमें ना आपके बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि आपको फोटोसिंथेसिस करवाने में हेल्प करते हैं। तो हाँ, आप कह सकते हो कि क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं थोड़े से बड़े होते हैं, ठीक है। ये करेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन हमें क्या ढूंढना है, इनकरेक्ट, तो आपका ऑप्शन गलत। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट है बोथ डीएनए, दोनों के पास डीएनए पाया जाता है। तो हाँ, आपका माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं आपके प्लांट सेल में, और दोनों के पास डीएनए पाया जाता है, ठीक है। स्टेटमेंट तो ठीक है, लेकिन हमें क्या ढूंढना, इनकरेक्ट ढूंढना है ना। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट बोथ कंटेन एन आउटर इनर मेम्ब्रेन। तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों ही बाय लेयर्ड, दो लेयर से मिलकर के मेम्ब्रेन होता है इनके पास, ऑर्गेनेल होते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनेल होते हैं, तो इनके पास दो लेयर प्रेजेंट होता है, दोनों के दोनों आपके प्लांट सेल में पाए जाते हैं। तो स्टेटमेंट तो आपका ठीक है, लेकिन हमें क्या ढूंढना है, इनकरेक्ट ढूंढना है। तीन कट गए आपके, एक ही तो बचा। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट बोथ हैव एन इंटरनल कंपार्टमेंट। देखो दोनों के पास तो इंटरनल कंपार्टमेंट होता है। द थाइलाकोइड स्पेस बाउंडेड बाय थाइलाकोइड मेम्ब्रेन। जो थाइलाकोइड होता है ना, ये खाली आपके क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, ओनली क्लोरोप्लास्ट में, और ये फोटोसिंथेसिस करवाने में हेल्प करवाती है। माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं पाए जाते आपके, पाए जाते हैं आपके क्लोरोप्लास्ट में। हाँ, दोनों के पास इंटरनल कंपार्टमेंट होता जरूर है आपके, लेकिन दोनों में से आप कह सकते हो खाली थाइलाकोइड जो होता है आपके किसमें पाया जाता है, आपके क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, ना कि आपके माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इसमें दोनों में बोला गया, तो ये स्टेटमेंट क्या आपका इनकरेक्ट है। वैसे तो आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ये, लेकिन हमारे क्वेश्चन के हिसाब से क्या आपका सही, यही तो चाहिए था, इनकरेक्ट स्टेटमेंट तो चाहिए था, ठीक है। सही ऑप्शन क्या आपका, ऑप्शन डी। skeletal muscle bundles are held together by a common connective tissue layer known as, देखो आपके ना बहुत सारे जो स्केलेटल मसल होते हैं, मसल फाइबर्स जो होते हैं ना, मसल फाइबर्स सैक्रोमियर वगैरह से मिलकर के बना होता है, मसल फाइबर वगैरह होता है, ये सारे ना एक आपके टिश्यू से कनेक्ट होता है, टिश्यू से कनेक्ट होता है, टिश्यू का नाम होता है फेसिकल्स। टिश्यू का नाम क्या होता है आपका, फेसिकल्स। लेकिन यहाँ पे फेसिकल्स तो नहीं लिखा, आपके पेरीमेसियम लिखा हुआ है, एपोन्यूरोसिस लिखा हुआ है, आपका एंडोमेसियम लिखा हुआ है। फेसिकल्स के बहुत सारे जो प्लूरल करोगे तो आपका क्या हो जाता है, फैसिया हो जाता है। तो इनके बीच में टिश्यू प्रेजेंट होता है जो कि आपके मसल बनने को कनेक्ट करके रखते हैं, हमको क्या बोलते हैं, आपका फैसिया, ठीक है। तो सही ऑप्शन जो क्या होगा आपका, ऑप्शन ए। इस तरह स्ट्रेट क्वेश्चन था। देखो नेक्स्ट है, the seminiferous tubules of the testes are lined by germinal epithelium consisting of, देखो कह रहा है आपका ये कि 60 जो आपका सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स होता है, सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स होता है क्या है, जैसे मानो टेस्टिस प्रेजेंट होता है ना हमारी बॉडी में, टेस्टिस,
तो इनमें बहुत सारे कंपार्टमेंट्स होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं जिनमें आपके स्पर्म की फॉर्मेशन होती है, स्पर्म की फॉर्मेशन, इसी को हम क्या बोलते हैं, इन छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, आर लाइंड बाय जर्मिनल एपिथेलियम, ये लाइंड होता है आपकी जर्मिनल एपिथेलियम से, जो कि किससे बने होते हैं, देखो स्पर्मेटिड्स है, सार्टोली सेल्स है, स्पर्मेटोगोनियम, स्पर्मेटोसाइट्स। स्पर्मेटिड्स और स्पर्मेटोसाइट्स, ये आपके स्पर्म की क्या होती है, एक स्टेज होती है, स्टेज ऑफ स्पर्म। स्पर्मेटिड्स आपके थोड़े से इमेच्योर होते हैं, स्पर्मेटोसाइट थोड़े से मैच्योर्ड स्पर्म होते हैं, दोनों आपके स्पर्म के स्टेज हैं। स्पर्मेटो इवन आपका स्पर्मेटोगोनियम भी आपके स्टेज ऑफ स्पर्म होता है एक ना एक टाइम, ये मिडिल स्टेज होता है, आप कह सकते हो। तो भाई आप एक बात बताओ कि टेस्टिस है, टेस्टिस की लाइनिंग आपके स्पर्म से मिलकर के थोड़ी ना बनी होगी, हाँ बनी है आपके कौन से, जर्मिनल एपिथेलियम से मिलकर के बनी हुई है आपकी, लेकिन आपके स्पर्म के लाइनिंग तो ना बनी होगी, स्पर्म्स तो आपके बीच में रहते हैं। तो किससे बने होते हैं, आपका होता है सेल्स ऑफ सार्टोली। ये होता क्या, देखो जैसे मान लो कि बीच बीच में ना बहुत सारे बड़े बड़े सेल्स होते हैं आपके, और जो छोटे छोटे स्पर्म होते हैं ना, इन्हीं से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, इन्हीं सेल से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, ऐसे करके हेड में अटैच कर लेते हैं, इन्हीं से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। इन्हीं को क्या बोला जाता है, आपका सर्टोली सेल्स। क्या बोला जाता है इनको, आपका सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स क्या करते हैं, आपके डेवलपिंग स्पर्म को, स्पर्मेटोगोनियम को या स्पर्मेटिड्स को आपके क्या प्रोवाइड करता है, आपका ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, खाना प्रोवाइड करता है। तो आपकी टेस्टिस की जो लेयर होती है जर्मिनल एपिथेलियम से मिलकर के बनी होती है, उसमें क्या पाया जाता है, आपका सर्टोली सेल्स पाए जाते हैं, जो कि आपके डेवलपिंग स्पर्म को क्या प्रोवाइड करता है, फूड, खाना, न्यूट्रिशन। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका, सेल्स ऑफ सर्टोली। ठीक है, नेक्स्ट है, वेयर विल द इमेज of distant object be formed when a person using a concave lens to correct vision is not using glasses। देखो ये थोड़ा सा आप कह सकते हो, अगर आपके कहाँ पे बनेगा, अगर देखो करेक्ट करने के लिए उसने क्या लेंस यूज करा, कॉनकेव लेंस यूज करा है ना, चाहे आप कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हो, कॉनकेव लेंस यूज करते हो, करेक्ट करने के लिए, तो आईज कहाँ, इमेज कहाँ बनती है आपके रेटिना पे, तो बनती है फ्रंट ऑफ द रेटिना। अब होता क्या है, हम कॉनकेव लेंस क्यों यूज करते हैं, जैसे मान लो ये आपका क्रिस्टलाइन लेंस है, क्रिस्टलाइन लेंस, हमारी आईज के लेंस को हम क्रिस्टलाइन लेंस के नाम से जानते हैं, ये रहा आपका रेटिना। ठीक है, तो बेसिकली अगर आपका इमेज जो है, अगर आपका इमेज जो है रेटिना से पहले ही बन रहा है, ठीक है, हमें बनाना यहाँ पर है, तो उसका मतलब क्या है कि आपका लाइट आया, ये तो कॉनकेव लेंस होता है, और आपका लाइट यहाँ पड़ गया, लेकिन हमें इस लाइट को सेट कहाँ पे करवाना है, इधर करवाना है, तभी तो आपका इमेज कहाँ बनेगा, अच्छा बनेगा ना, सही बनेगा। तो यहाँ पे कॉनकेव लेंस लगाते हैं, कॉनकेव लेंस आपका क्या होता है, डाइवर्जिंग होता है, ये आपके लाइट को फैलाएगा, ऐसे दूर फैलाएगा, तो दूर फैलाएगा तो आपकी कहाँ इमेज बनेगा, आपके रेटिना पे बनेगी, कहाँ बनेगी, आपके रेटिना पर। ठीक है, वेयर विल द इमेज ऑफ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट बी फॉर्म्ड व्हेन अ पर्सन यूजिंग कॉनकेव लेंस टू करेक्ट विजन इज नॉट यूजिंग ग्लासेस। तो मतलब इमेज कहाँ बनेगी, जो इंसान यूज कर रहा है कॉनकेव लेंस, ग्लासेस यूज नहीं कर रहा, कॉनकेव लेंस यूज कर रहा है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, उससे कहाँ बनेगी, तो भाई करेक्ट करने के लिए बिहाइंड रेटिना कहाँ बनेगी, नहीं ऑन द ब्लाइंड स्पॉट क्यों बनेगा, ऑन द येलो स्पॉट भी नहीं बनेगा, कहाँ बनेगा, इन फ्रंट ऑफ रेटिना, रेटिना के तो आगे बनेगा आपका, क्योंकि उसने लेंस लेकर के करेक्ट तो कर लिया है ना, अगर करेक्ट कर लिया है तो कहाँ बनेगी इमेज उसकी, बिल्कुल रेटिना के आगे, इन फ्रंट ऑफ रेटिना। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन बी। ठीक है, the epithelial cells of intestine which participate in absorption of food have this on the surface। आपके इंटेस्टाइन होते हैं, उसके सरफेस पे क्या पाए जाते हैं, आपके स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जो कि एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, एब्जॉर्प्शन में आपका कह सकते हैं पार्टिसिपेट करते हैं, आपके डाइजेस्ट फूड को एब्जॉर्ब करके, डाइजेस्ट फूड को एब्जॉर्ब करके कहाँ भेज देते हैं, आपके ब्लड वेसल्स में, आर्टरीज में, वेन्स में भेज देते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं आपका, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं आपका एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन इज मेनली डन बाय the finger like projection present on the surface of small intestine। the name of the projection is microvilli। छोटे छोटे विलाई होते हैं आपके, ठीक है, बेसिकली microvilli increases the surface of small intestine in order to absorption। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन करने के लिए, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ाने के लिए आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस पे क्या पाए जाते हैं, आपके माइक्रोविलाई विच इंक्रीजेस द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, आपके एब्जॉर्प्शन का रेट भी बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोविलाई, जो कि आपके फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस पे, और ये क्या करते हैं, आपके फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन ए। 18th क्वेश्चन है,
इन अ सैंपल ऑफ ब्लड डॉक्टर्स लुक फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एलिवेटेड लेवल्स टू कंफर्म हेपेटाइटिस। आपके पास एक ब्लड का सैंपल है, डॉक्टर उसमें से क्या देखेंगे आपके कि हेपेटाइटिस के बारे में उनको मालूम चल जाए, ठीक है। इंटरफेरॉन्स, कैल्शियम्स, लिवर एंजाइम्स, व्हाइट ब्लड सेल्स। पहले अब देखो हेपेटाइटिस होता है क्या। देखो हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस अब इसका मतलब समझो। हिपैट, हिपैटिक, हिपैटिक हम वर्ड लिवर यूज करते हैं लिवर के लिए। लिवर को हम क्या बोलते हैं, हिपैटिक। हिपैट हिपैट आपका मैच हो रहा है, मतलब आपके हेपेटाइटिस में होता क्या है। हेपेटाइटिस में आपके जो लिवर के सेल्स होते हैं ना, लिवर में बेसिकली आपकी स्वेलिंग आ जाती है, एनलार्जमेंट हो जाता है, एक्सेसिव बाइल सिक्रेट होता है आपकी बॉडी में, पीलिया हो जाता है, आपकी यूरिन कलर डार्क येलोइश कलर का हो जाता है, ये सब आपके हेपेटाइटिस में होता है। तो हेपेटाइटिस में आपका इन्फेक्टेड ऑर्गन क्या होता है, आपका लिवर, जिसमें आप कह सकते हो कि इसके सेल्स जो होते हैं ना एक अनवांटेड वे में प्रोड्यूस होते हैं आपके, ठीक है। और लिवर अपना सिक्रेशन ज्यादा करने लग जाता है, कोई हर एक चीज की सिक्रेशन ज्यादा करने लग जाता है। अगर आपके ब्लड में लिवर एंजाइम्स पाए जा रहे हैं, अगर आपके ब्लड में आपका बाइल पिगमेंटेशन पाया जा रहा है, अगर आपके ब्लड में आप कह सकते हो साइटो यूरोक्रोम पाया जा रहा है, यूरोग्लोबिन पाया जा रहा है, जो कि आपके यूरिन कलर देता है, तो आप उससे पता कर सकते हो कि आपको बॉडी में क्या आपको हेपेटाइटिस होने के चांसेस है या हो सकते हैं आपको, ठीक है। तो ब्लड के सैंपल में आपका क्या मिलना चाहिए, आपके लिवर के एंजाइम्स मिलने चाहिए ना, तभी तो मालूम चलेगा कि हाँ भाई उसको हेपेटाइटिस हो रखा है, ठीक है। अगर आपके लिवर में लिवर के एंजाइम्स प्रेजेंट है तो उसको देख करके मालूम चल जाएगा कि हाँ लिवर के एंजाइम्स अगर प्रेजेंट है तो उसको कौन सी डिजीज हो रखी है, इसको हेपेटाइटिस हो रखी है, ठीक है। सो ये ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन सी। The body temperature of a frog is 20 degrees Celsius in an environment having temperature of 30 degrees Celsius. The temperature of the frog in the new environment is, देखो कोई फ्रॉग है आपका, इसकी बॉडी का टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, लेकिन बाहर का टेम्परेचर कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस। तो नए इन्वायरमेंट में जाने के बाद, नए इन्वायरमेंट में जाने के बाद आपके फ्रॉग के बॉडी का टेम्परेचर कितना होगा। पहली बात तो देखो दो टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं ब्लड के हिसाब से मैं बताऊंगा, एक होता है कोल्ड ब्लडेड, एक होता है आपकी वार्म ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड आपके ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि अपने बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट या मेंटेन नहीं कर पाते, ठीक है। बाहर कोई भी टेम्परेचर है वो बाहर के टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं, अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते। जैसे हम क्या, मैमल्स है, मैमल्स है, बर्ड्स है, दो टाइप के होते हैं मैमल्स और बर्ड्स, जिनका जो ब्लड होता है वो क्या होता है आपका वार्म ब्लड होता है। वी कैन चेंज आवर टेम्परेचर, जो भी है। देखो जैसे कि मान लो स्वेटिंग में हमारी बॉडी क्या काम करती है, जैसे आपकी गर्मी होती है बहुत ज्यादा तो हमारी बॉडी क्या रिलीज करती है, स्वेट रिलीज करती है। स्वेटिंग से आपके सरफेस से मान लो अगर आपके कहीं भी जैसे फोर आर्म से स्वेट आ रखा है तो यहाँ पे स्वेट इवेपोरेट हो जाएगा, आपका सरफेस ठंडा हो जाएगा। तो वार्म ब्लडेड एनिमल्स जो होते हैं बर्ड्स और मैमल्स, हम अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट कर सकते हैं, हम एक्सटर्नल टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करते बेसिकली अपने बॉडी टेम्परेचर को लेकर के। लेकिन बाकी जो है आपके, जैसे आपके फिशेज हैं, फिश, एम्फीबियंस है, एम्फीबिया, और आपके रेप्टाइल्स हैं, रेप्टीलिया, ये सब डिपेंड करते एक्सटर्नल टेम्परेचर पे। क्यों, क्योंकि इनका ब्लड जो होता है कोल्ड ब्लडेड होते हैं यहाँ पे, कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड का मतलब ही ये होता है कि वो अपने बॉडी टेम्परेचर खुद रेगुलेट नहीं कर सकते, वो डिपेंड होता है अपने इन्वायरमेंट के ऊपर कि भाई इन्वायरमेंट चेंज होगा तब मैं अपने बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल कर पाऊंगा, वरना मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। तो सही ऑप्शन इसमें क्या होगा। अब देखो फ्रॉग क्या है आपका, फ्रॉग होता है आपका एम्फीबियन। एम्फीबियन का मतलब है कि इसका ब्लड कैसा होगा आपका, कोल्ड ब्लडेड होगा। कोल्ड ब्लड का मतलब क्या है कि इसकी बॉडी का टेम्परेचर भले 10 है, भले 12 है, भले 15 है, भले 17 है, भले 20 है, कोई फर्क नहीं पड़ता उसे। बाहर का जो टेम्परेचर है ना, इसकी बॉडी का टेम्परेचर फिर बाहर वाला ही हो जाएगा। अगर बाहर 30 है तो इसका भी 30 ही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने भी आपको बताया कि एम्फीबियन जो होते हैं ये आपके कोल्ड ब्लडेड होते हैं, तो ये आपके बाहर के टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। अगर बाहर ज्यादा टेम्परेचर तो इनकी बॉडी का टेम्परेचर भी वही होने लगेगा आपका, क्योंकि कोल्ड ब्लडेड है। कोल्ड ब्लडेड है तो अपने बॉडी का टेम्परेचर खुद मेंटेन कर नहीं सकते, अगर खुद का टेम्परेचर मेंटेन नहीं करेंगे तो बाहर जो टेम्परेचर उनकी बॉडी का टेम्परेचर भी वही होने लग जाता है, ठीक है। तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका, ना 25 होगा, ना 20 होगा, ना बिटवीन 20 to 30 होगा, एग्जैक्टली आपका 30 ही होगा। अगर बाहर 31 भी होता ना तो 31 हो जाता इसका टेम्परेचर, क्योंकि कोल्ड ब्लडेड अपना टेम्परेचर खुद मेंटेन नहीं कर सकते। एक प्रॉपर्टी होती है उसको बोलते हैं होम्योस्टैसिस करके, ये प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, सेल्फ टेम्परेचर रेगुलेशन। ये आपके वार्म ब्लडेड में होता है, कोल्ड ब्लडेड में नहीं होता।
कोल्ड ब्लडेड अपना सेल्फ टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं क्योंकि हम क्या है वार्म ब्लडेड है, ठीक है। तो अगर बाहर 30 है तो फ्रॉग का भी क्या हो जाएगा आपका 30 ही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मेन ऑर्गेनल इन्वॉल्व इन मॉडिफिकेशन एंड रूटिंग ऑफ अ न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन टू द डेस्टिनेशन इज, ऐसे ऑर्गेनल जो कि मॉडिफिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं और आपके रूटिंग में हेल्प करते हैं न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन को उनके डेस्टिनेशन तक। देखो होता क्या है, लाइसोसोम तो नीचे स्टार्ट करते हैं, क्लोरोप्लास्ट क्या काम करते हैं आपके, ग्रीन कलर प्रोवाइड करते हैं, तो ग्रीन कलर का प्रोटीन सिंथेसिस से क्या है, ठीक है, ये ऑप्शन कट गया। माइटोकॉन्ड्रिया आपको एनर्जी देता है, एनर्जी का आपका सिंथेसाइज्ड प्रोटीन को उधर ले जाने से क्या है, लाइसोसोम को हम बोलते हैं सुसाइडल बैग बोलते हैं, सुसाइडल बैग अपने सेल को किल कर देता है भाई, इसमें ट्रांसपोर्टेशन करवाने मारना थोड़ी ना। इतने ऑप्शन आपके कट गए, बी सी डी कट गए आपके। एक होता है ई आर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या काम करता है, ई आर आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है आर ई आर और एक होता है आपका एस ई आर। आर ई आर आपके प्रोटीन फॉर्म करवाते हैं, हेल्प करवाते हैं, और एस ई आर आपके लिपिड फॉर्म करते हैं, स्टेरॉइड हार्मोन्स फॉर्म करते हैं आपके। और इसके बिहार मतलब कह सकते हो आप कि प्रोटीन फॉर्मेशन करवाते हैं आर ई आर, लेकिन ये इसको ट्रांसपोर्टेशन भी करवाता है, इधर से उधर ले जाता है आपके प्रोटीन को, ठीक है। तो अगर आपका प्रोटीन न्यूली सिंथेसाइज हो रहा है तो उसका ट्रांसपोर्टेशन में भी कौन हेल्प करता है, आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही करवाता है, ठीक है। तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन ए, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टडी द डायग्राम बिलो एंड आइडेंटिफाई द ऑर्गेनेल रिस्पांसिबल फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए इनमें से कौन सा रिस्पांसिबल है, देखो आपको एक डायग्राम दे रखा है सेल का, एक आपका एक कौन सा सेल है आपका यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल है आपका ये, ठीक है। इसमें से एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पर होता है हम देखते हैं। वैक्यूल क्या काम करता है आपका, फूड स्टोर करता है, पेरिक्सोम आपके फॉर्मेशन करवाते हैं, सिक्रेटरी वेसिकल्स आपके एंजाइम सिक्रेट करते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्म क्या काम करते हैं आपके, स्मूथ एंडोप्लाज्म का आपके लिपिड्स का सिक्रेशन करवाते हैं, फॉर्मेशन करवाते हैं, या स्टेरॉइड हार्मोन्स को करवाते हैं, लाइसोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ द बॉडी बोला जाता है। माइक्रोफिलामेंट्स आपके फिलामेंट्स ऑफ द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऑल ओवर द प्रेजेंट होता है, फिब्रिल्स प्रोड्यूस करते हैं। सेंट्रोसोम आपके सेंटर में प्रेजेंट होता है और ये बेसिकली क्या काम करता है, आपके राइबोसोम्स या इधर उधर के जो छोटे मोटे ऑर्गेनेल्स हैं इनको एक जगह इकट्ठा करने में हेल्प करता है। माइक्रोट्यूब्स आपके ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं और ये आपके स्ट्रक्चर फॉर्म करवाने में हेल्प करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन आपके प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं, सेल को आपके शेप प्रोवाइड करते हैं, सेल को गार्ड करते हैं, इसके लिए उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया है आपके एटीपी का प्रोडक्शन करवाता है, फिलामेंट है आपके, फिलामेंट्स है खाली इनका बेसिकली साइटोप्लाज्म में आपके फ्लोट करते हैं ये आपके, ठीक है। और ये भी आपका कैसे स्ट्रक्चर फॉर्म करने में हेल्प करवाते हैं। राइबोसोम आपके प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करवाते हैं। रफ एंडोप्लाज्म के सरफेस पे देखो राइबोसोम से छोटे 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 छोटे, न्यूक्लियस आपके डीएनए कंटेन करता है, आरएनए कंटेन करता है। न्यूक्लियोलस आपके न्यूक्लियस में भी एक स्फेरॉइड स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियोलस, जो कि आपके किसी का फॉर्मेशन करवाते हैं आपके राइबोसोम्स का फॉर्मेशन आपके न्यूक्लियोलस से करवाते हैं। क्रोमेटिन आपके डेंस्ड मटेरियल होते हैं, इनमें आपका डीएनए की लंबी चेन प्रेजेंट होती है। एक मान लो थ्रेड है, उसको मैंने कंडेंस करके एक बॉल बना दिया, वो आपके क्या बन जाता है, क्रोमेटिड्स बन जाते हैं, क्रोमेटिड बन जाते हैं। गोल्गी एपैरेटस आपके सेल्स को मॉडिफाई करता है, ट्रांसपोर्टेशन करवाता है, आपके लाइसोसोम को फॉर्मेशन करवाता है, आपके प्रोटीन की पैकेजिंग में हेल्प करता है, ठीक है। गोल्गी वेसिकल या आपके गोल्जी एपेटाइटिस के बाद में एक बहुत सारे लेयर्स प्रेजेंट होते हैं, हम गोल्गी वेसिकल्स के नाम से जानते हैं, स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। बाकी साइटोप्लाज्म जो होता है वो आपके सेल का लिक्विड होता है, आपके सेल का लिक्विड प्रेजेंट होता है जिसमें आपके न्यूक्लियस को चारों तरफ से कवर करता है, और जितने भी ऑर्गेन्स फ्लोट कर रहे हैं ना, जितने भी ऑर्गेन्स फ्लोट कर रहे हैं आपके साइटोप्लाज्म में फ्लोट करते हैं। तो इस डायग्राम में आपकी सारी चीजें ही हैं लगभग। अगर इस डायग्राम को आप देखना चाह रहे हो, लेकिन हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि एरोबिक रेस्पिरेशन इस सेल में किस जगह पाया जाता है। एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन कौन कैरी करवाते हैं, आपके माइटोकॉन्ड्रिया, बिकॉज इट प्रोवाइड्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, इट इज अ साइट फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। हमारी बॉडी में ये एरोबिक रेस्पिरेशन करवाते हैं। इनके पास खुद का डीएनए होता है, इनके पास खुद का प्रोटीन फैक्ट्री होता है, इनके पास खुद का डीएनए होता है, ये आपके सारे सेल्स में पार्ट में एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं,
ये बाइलेयर्ड होते हैं, ये आपके प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट होता है कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करवाता है, आपका सेलुलर रेस्पिरेशन में हेल्प करवाता है। बाकी राइबोसोम जो है, राइबोसोम आपके प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करवाता है, गोल्गी एपेटाइटिस आपके पैकेजिंग में हेल्प करवाता है, लाइसोसोम आपके सुसाइड में हेल्प करवाता है। ये तीनों ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो जाएंगे ऐसे ही। तो आपका सही ऑप्शन जो होगा, सही ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन डी, क्या आपका, विच इज माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है आपके हार्ट की बात कर रहा है। आर्टरीज ऑलवेज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड व्हाइल वेन्स ऑलवेज कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। देखो, आर्टरीज आपका हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी नहीं करता, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलवेज कैरी ऑक्सीजनेटेड। जो आपका पल्मोनरी आर्टरी होता है वो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। तो ये ऑप्शन तो आपका इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है। पल्मोनरी आर्टरी इज ओनली आर्टरी इन बॉडी दैट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। पल्मोनरी आर्टरी जो होती है, अकेली ऐसी आर्टरी होती है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। हाँ देखो, पल्मोनरी आर्टरी आपकी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, बाकी आपका दूसरा आर्टरी क्या होता है, आउटा होता है, जो कि आपका ऑक्सीजनेटेड कैरी करता है। तो ये कहीं ना कहीं आपका स्टेटमेंट ठीक है। ब्लड प्रेशर इज हायर इन आर्टरीज देन इन वेन्स। वेन्स में ज्यादा होती है या आर्टरीज में ज्यादा होती है? तो आप देख सकते हो, देखो अगर आप यहाँ पे बनाओगे ना, लेफ्ट वेंट्रिकल आर्टरी के थ्रू, आर्टरी आउटा जो होता है सबसे लार्जेस्ट आर्टरी जो होती है, प्रेशर कौन प्रोड्यूस करता है, आपका वेंट्रिकल प्रोड्यूस करता है। तो बेसिकली आप कह सकते हो कहीं ना कहीं आर्टरी में जो प्रेशर होता है वो वेन से थोड़ा ज्यादा होता है। ठीक है, वेन से थोड़ा ज्यादा होता है। तो कहीं ना कहीं आपका ये स्टेटमेंट जो है, ये स्टेटमेंट आपका क्या है, ठीक है, कि जिसमें आप कह सकते हो, जिसमें आप कह सकते हो कि देखो, क्योंकि आपका जो प्रोडक्शन, आपका जो आगे पंप करता है ना ब्लड को, पंप कौन करते हैं, आपके चेंबर्स पंप करते हैं। ठीक है, चेंबर्स अगर पंप करेंगे तो ऑब्वियसली बात है ना कि उसमें क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ब्लड प्रेशर होगा। अब देखो वेन्स में क्या होता है, वेन्स, तो वेन्स में ना, वेन्स में ना क्या होता है, अगर मैं आपको बताऊं, आर्टरी का मतलब होता है कि वो ब्लड को ना हार्ट से दूर ले जाता है, हार्ट से दूर, और वेन्स का मतलब होता है कि वो ब्लड को हार्ट के पास ले जाता है। ठीक है, तो ऑर्गन्स उतना ज्यादा पंपिंग थोड़ा ना कर पाएंगे, ऑर्गन्स तो बिल्कुल उसी रेट से भेजेंगे जो कि आपके चेंबर्स भेज रहे हैं आपके ब्लड को। तो पंपिंग जो मेनली करवाते हैं वो कौन करवाते हैं, आपके हार्ट करवाते हैं, हार्ट के चेंबर्स, और हार्ट के चेंबर से कौन निकलते हैं, आपके आर्टरीज निकलते हैं। तो ऑब्वियसली आर्टरीज में ज्यादा प्रेशर होगा। 2 और 3 स्टेटमेंट आपका ठीक है, इज आर करेक्ट। 2 और 3 कौन सा आपका, ऑप्शन बी। ठीक है, 2 और 3 जो कि आपका ऑप्शन बी सही ऑप्शन क्या होगा इसमें, आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, which of the following statements regarding viruses and bacteria is correct। वायरस और बैक्टीरिया को लेकर के कौन से स्टेटमेंट है जो कि इसमें क्या करेक्ट है? तो अगर आप देखोगे इसमें सारे स्टेटमेंट क्या है, एंटीबायोटिक्स आर इफेक्टिव अगेंस्ट बोथ बैक्टीरिया एंड वायरल इन्फेक्शन। भाई अगर एंटीबायोटिक्स है, एंटीबायोटिक्स जैसे मान लो सबसे पहले एंटीबायोटिक क्या था, आपका पेनिसिलिन था। आपके एक साइंटिस्ट थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, उन्होंने डिस्कवरी करी थी इनके, और फंगस से निकाला गया था आपके पेनिसिलियम नोटाटम से। आपके इसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था। वर्ल्ड वॉर 2 में सोल्जर्स से उनको एंटीबायोटिक्स दिए गए थे। एंटीबायोटिक्स आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम करता है, वायरल पे काम नहीं करता। इसमें बोथ लिखा हुआ है, तो ऑप्शन आपका करेक्ट है, इनकरेक्ट है। वायरसेस कैन ओनली प्रोड्यूस इन द इनसाइड द लिविंग सेल्स ऑफ अ होस्ट ऑर्गेनिज्म। वायरस जो होते हैं, देखो वायरस जो होते हैं क्या आपके हमारी बॉडी में मल्टीप्लाई करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, या फिर बाहर। देखो वायरस को हम बोलते हैं ना तो उसको हम लिविंग कंसिडर करते हैं ना हम नॉन लिविंग कंसिडर करते हैं। वायरस को हम क्या बोलते हैं, ये दोनों के बीच का है, ना तो लिविंग है ना डेड है। क्योंकि बाहर जब इन्वायरमेंट में होता है ये डेड होता है, लेकिन कैसे किसी भी ये होस्ट में चला जाता है, किसी भी बॉडी में चला जाता है, तो रिप्रोडक्शन या मल्टीप्लाइंग स्टार्ट कर देता है। तो हाँ, रिप्रोडक्शन या मल्टीप्लाइंग कहाँ स्टार्ट करते हैं, हमारी बॉडी में, होस्ट की बॉडी में। ये स्टेटमेंट आपका ठीक है। बैक्टीरिया आर ऑलवेज हार्मफुल टू द ह्यूमन बॉडी। ऑलवेज हार्मफुल नहीं होता, हमारे बॉडी में इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ आपके गुड बैक्टीरिया भी प्रेजेंट होता है। आपने नाम सुना होगा ना याकुल्ट वगैरह का, वहां पे आपके प्रोबायोटिक्स होते हैं। ये प्रोबायोटिक्स का मतलब आपको होता है आपके गुड बैक्टीरिया, जो कि हमारे लिए गुड भी होते हैं, हमेशा हार्मफुल नहीं होते, कभी कभार होते हैं पैथोजेनिक की फॉर्म में। इसमें आपका क्या है, इनकरेक्ट है।
बीच का स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट ही सही है, बाकी सारे स्टेटमेंट क्या आपकी इनकरेक्ट है, ना तो 1 एंड 2, ना 2 एंड 3, ना 1 2 एंड 3, तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा इसमें, ऑप्शन बी। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या आपका, ऑप्शन बी, जो कि क्या है आपका 2 ओनली। ठीक है, consider the following statements. Acquired characteristics like muscle building are passed from parents to the offspring. Acquired characters, देखो acquired characters का मतलब क्या होता है, acquired characters का मतलब होता है जो आप बाहर जाकर के acquire करते हो, बाहर जाकर के acquire। तो भाई ये हमारे पेरेंट्स को ना मिलते हैं, हमें मसल जो होते हैं बाहर से, मतलब बाहर से हमारी बनती है ना, जब हम लाइफ स्टाइल अच्छा करते हैं, एक्सरसाइज अच्छा करते हैं, हमें हमारे पेरेंट्स से नहीं मिलता। तो ये तो स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। सेक्स इन ह्यूमन बीइंग्स इज डिटरमाइंड बाय जेनेटिकली बाय देयर फादर्स स्पर्म। देखो होता क्या है, ये बात आपका ठीक है, ये एक्स वाई है मेल में और एक्स एक्स क्या है फीमेल में, तो इसका एक बार एक्स निकलेगा, एक बार क्या निकलेगा वाई, गैमेट्स जो है, और इन दोनों को क्या निकलेगा, एक्स एक्स निकलेगा। देखो फीमेल में तो एक्स एक्स है ही, मेल चेंज किसमें होता है आपके, मेल में। तो अगर एक बार मेल का एक्स किया, फीमेल का एक्स किया, तो क्या बनेगा आपका, एक्स एक्स मतलब डॉटर, मेल का वाई, फीमेल का एक्स, क्या बनेगा, एक्स वाई मतलब सन, फिर आपका एक्स एक्स और एक्स वाई दोनों, फिर आपका एक्स एक्स और एक्स वाई, मतलब सेक्स ऑफ द बेबी जो होता है आपके किसी ऊपर डिपेंड करता है, आपके फादर के क्रोमोसोम्स के ऊपर, क्योंकि वही ऑल्टर करते हैं आपको, वही चेंज होते हैं आपके फीमेल के जो गैमेट्स होते हैं एग्जैक्ट होते हैं, उनको हम होमोगैमी बोलते हैं। होमोगैमी मतलब होता है कि सेम गैमेट्स होते हैं, तो वो तो आपके चेंज वैसे भी नहीं होते, तो चेंज किसके होते हैं, आपके फादर के, तो इसके हिसाब कह सकते हो या स्टेटमेंट 2 क्या आपका ठीक है। DNA is mainly found in the nucleus but is also present in mitochondria. DNA हाँ न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, लेकिन आपके माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था कि क्लोरोप्लास्ट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इनका अपना खुद का डीएनए होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा क्या आपके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनल, आपके बहुत बड़े ऑर्गेनल आपके बहुत ज्यादा काम करते हैं, तो इनको एनर्जी चाहिए, एनर्जी इनको कौन देते हैं, इनका खुद का डीएनए। 2 और 3 स्टेटमेंट आपको क्या है, करेक्ट है, 2 और 3 करेक्ट है, 1 एंड 2, 1 एंड 3, 1 2 एंड 3, तो सही क्या आपका 2 और 3, ऑप्शन बी जो क्या आपका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल नंबर ऑफ परमानेंट इंसिजर्स इन द अपर जॉ ऑफ कैटल्स आर। परमानेंट इंसिजर्स बोल रहे हैं, देखो कैटल का मतलब क्या, आपके गाय हो गए, भैंस हो गए, आपने इनके अपर जॉ में कोई टीथ देखा है वैसे, अगर आप देखोगे तो इनके लोअर जॉ में होता है, अपर जॉ में तो होते ही नहीं है इनके पास, परमानेंट छोड़ इनके पास टीथ ही नहीं होता इनके पास, तो अपर जॉ में देखो क्वेश्चन जो था थोड़ा सा था, जो कि बच्चे डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं, बच्चे सोचने लग जाते हैं, मैं सोचता कि भाई किसी के भी मुंह में एक दांत जीरो कैसे हो सकता है, अपर जॉ में दांत जीरो कैसे हो सकता है, लेकिन अगर आप गाय को देखोगे, भैंसों को देखोगे, जो कैटल्स होते हैं नॉर्मल, तो उनके अपर जॉ में दांत ही नहीं होते, तो परमानेंट तो छोड़ दो, टेम्पररी पे वही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, ऑप्शन ए आएगा इसमें आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे, रिगार्डिंग इन्फेक्शियस डिजीज वैक्सीनेशन प्रोवाइड्स पैसिव इम्यूनिटी बाय इंट्रोड्यूसिंग प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज इनटू द बॉडी। वैक्सीनेशन जो होता है आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाता है कि प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज जो होते हैं हमारी बॉडी में डालते हैं, तो हाँ आपका स्टेटमेंट 1 जो है कहीं ना कहीं क्या है आपका इनकरेक्ट है, क्योंकि इनकरेक्ट में यहाँ पे क्यों है, यहाँ पे पैसिव इम्यूनिटी नहीं होती, यहाँ पे कौन सी इम्यूनिटी होती है आपकी, एक्टिव इम्यूनिटी होती है। ठीक है, तो देखो वो बात अलग है, इसमें क्या होता है, हमारे जो डेड पैथोजन होते हैं ना, जैसे मान लो हमने वायरस को, जैसे आपके कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जैसे आपका बैक्टीरिया है, वायरस है, तो डेड वायरस, डेड पैथोजन को मॉडिफाई करके हमारी बॉडी में डाला जाता है, वो होता है वैक्सीनेशन। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया, पैसिव इम्यूनिटी, वो आपको कौन सी इम्यूनिटी होता है, आपका एक्टिव इम्यूनिटी होता है, तो आपका स्टेटमेंट 1 क्या आपका इनकरेक्ट है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, एंटीबायोटिक्स आर इन्फेक्टेड इनइफेक्टिव अगेंस्ट डिजीज लाइक इन्फ्लुएंजा, डेंगी, बिकॉज देयर कॉज बाय वायरस। देखो एंटीबायोटिक्स हमने देखा था, एंटीबायोटिक्स आपके बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करता है, तो हाँ ना तो वो
इन्फ्लुएंजा पे काम कर पाएगा ना डेंगू पे काम कर पाएगा। क्यों? क्योंकि बेसिकली क्या आपके वायरस से होते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका ठीक है। वेक्टर बॉन्ड इज लाइक मलेरिया आर कॉज्ड बाय वायरस ट्रांसमिटेड बाय द एनोफिलिस मॉस्किटो। मलेरिया आपका वेक्टर बॉन्ड तो होता है, ये बात तो आपका ठीक है, लेकिन वो वायरस की वजह से नहीं होता, वो होता है आपके प्रोटोजोआ की वजह से। एक आपका प्रोटोजोआ होता है, नेम ऑफ द प्रोटोजोआ इज प्लाज्मोडियम। तीन स्पीसीज होते हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरिया। तीनों क्या कॉज करते हैं हमारी बॉडी में? मलेरिया कॉज करते हैं। तो आधी बार ठीक है, आधी बार ठीक इसमें नहीं है। तो ये भी क्या है, फर्स्ट और थर्ड इनकरेक्ट है। वो चल फॉलोइंग गिवन आर करेक्ट। तो पहला दूसरा नहीं, दूसरा तीसरा नहीं, पहला दूसरा तीसरा नहीं, तो आपका ओनली ऑप्शन बी। तो इसमें अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिल रहे हैं जो कि आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है, अब देखो वैक्सीनेशन वाला भी आपका, एंटीबायोटिक्स वाला भी आपका, वेक्टर बॉर्न वाला भी, आधा आधा स्टेटमेंट उन्होंने ठीक लगा होता है, ताकि इन लोगों को लगता है कि आधा स्टेटमेंट पढ़ेंगे और बिल्कुल करेक्ट कर देंगे। ठीक है, करेक्ट कर देंगे और ऐसा लगेगा कि सारा का सारा ठीक है। लेकिन नहीं, उसके बाद आधा पूरा पढ़ना, पूरा पूरा पढ़ोगे तब आपका सही आंसर आएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इकोसिस्टम डायनेमिक्स। इकोसिस्टम के डायनेमिक्स के ऊपर हम देखते हैं। इन अ फूड चेन द फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल व्हाइल द फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर साइक्लिक। देखो, हमारे जो एनर्जी का फ्लो होता है ना, उसको हम 10% लॉ बोलते हैं कि एक ट्रॉपिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉपिक पे जो जाएगा आपका, बेसिकली क्या होगा, 10% जाएगा। जैसे ग्रास का 10% एनर्जी जाएगा आपका डियर लेगा, डियर को खाकर 10% एनर्जी जो होगा उस किसको मिलेगा, आपके लायन को मिलेगा। फिर वो मरने के बाद जो 10% एनर्जी है वो हॉक वगैरह, ईगल वगैरह खा लेंगे। फिर उनके मरने के बाद जो डिकम्पोज होता है 10%। तो ऐसे एनर्जी जो होता है आपका यूनिडायरेक्शनल होता है। ठीक है, और न्यूट्रिएंट्स होता है साइक्लिक होता है। जैसे आपका अब वो डिकम्पोजर जो है, जो ईगल मर गया था, वो वापस से जो उसके न्यूट्रिएंट्स है वो कहाँ ला देगा? डिकम्पोजर्स कहाँ पे होता है? आपके सॉइल में होता है, वापस सॉइल में चले जाएंगे। तो न्यूट्रिएंट्स वापस सॉइल में चला गया, फिर वापस प्लांट ने यूज कर ले, फिर प्लांट्स को वापस डियर खाएगा, फिर उसको शेर खाएगा, फिर वो मर जाएगा, ऐसे करके। हाँ, तो आपका स्टेटमेंट उनके आपका ठीक है। द पिरामिड्स ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट इन ऑल टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। अपराइट का मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि स्टार्ट होता है आपके प्रोड्यूसर से होता है, फिर आपके जाएगा कौन, प्राइमरी कंज्यूमर जाएगा, फिर प्राइमरी कार्निवोरस जाएगा, फिर सेकेंडरी कार्निवोरस जाएगा, फिर डिकम्पोजर्स। तो आपका अपराइट जाता है ऐसे करके। तो कहने का ये भी ठीक है बात। डिकम्पोजर लाइक फंजाई एंड बैक्टीरिया कन्वर्ट ऑर्गेनिक मैटर इनटू इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। ये बात भी ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था कि जैसे ईगल ने किसी मरे हुए लाश को खा लिया, ठीक है, या फिर कोई शेर मर गया, या फिर कोई भी कार्निवोरस मर गया, आपको टॉप कार्निवोरस जो कोई मारते हैं, नॉर्मली मर जाते हैं वो। तो डिकम्पोजर्स होते हैं आपके बैक्टीरिया फंजाई तो होते हैं, जो कि आपके सड़े गले चीज़ों पे आ जाते हैं और उनको डिकम्पोज करके उनका जो न्यूट्रिएंट्स होता है, जो भी न्यूट्रिएंट होता है, उसको कहाँ डाल देते हैं? आपके सॉइल में डाल देते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे नाइट्रोजन हो गया, जैसे आपका कार्बन हो गया, उसमें हमें उनको डाल देते हैं। हाँ ठीक है, तो उसके बाद क्या हो जाता है आपका, वो सॉइल में चला जाता है। तो ये तीनों स्टेटमेंट आपके ठीक है। पहला दूसरा तीसरा तीनों ठीक है। कौन से स्टेटमेंट आपके सही है? पहला दूसरा तो ठीक है ही, दूसरा तीसरा भी ठीक है ही, पहला तीसरा भी ठीक है, तो इसमें सारे ठीक है। ऑप्शन डी ठीक है। देखो, अब जो आपका ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला गया आपका, अगर आप पढ़ोगे इसे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एडेप्टेशन इन ऑर्गेनिज्म। एडेप्टेशन के बारे में आपको मालूम करना है इसमें कि एडेप्टेशन जो होता है ऑर्गेनिज्म कैसे कैसे शो करते हैं। इससे पहले क्या आपका जीरोफाइट्स। जीरोफाइट्स का मतलब है कि डेजर्ट में रहने वाले प्लांट है। हैव थिक क्यूटिकल्स एंड संकन स्टोमेटल टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन। देखो, आपको मालूम है कि जीरोफाइट जो होते हैं ना, जीरोफाइट आपके डेजर्ट में रहने वाले प्लांट्स, उनके लीव्स बहुत ज्यादा थिक होते हैं, क्यूटिकल बहुत थिक होते हैं, ताकि ट्रांसपिरेशन का रेट कम हो पाए। हाँ, ये बात ठीक है, आपका स्टेटमेंट ठीक है। इनके पास पहले से एनवायरनमेंट में पानी नहीं होता, लेकिन अगर ट्रांसपिरेशन भी कम करेंगे तो कहीं अपना पानी बचा पाएंगे ना, अपने लीव्स के थ्रू पानी बचा पाएंगे, या पानी इनको बचाना है बेसिकली। तो हाँ, पहला स्टेटमेंट आपका ठीक है। दूसरे, निमेटोफोर्स होता है रेस्पिरेटरी रूट्स आर फाउंड इन मैंग्रोव प्लांट्स टू हेल्प देम ब्रीथ इन सलाइन ऑक्सीजन पुअर स्वम्प्स। देखो, आपके ना रेस्पिरेटरी रूट्स बोले जाते हैं, जो कि इनको एरियल रूट्स भी बोला जाता है आपका, जो कि बाहर निकले होते हैं आपके अलग से। वो ऐसे एरिया में जहाँ पे पानी में सैलिनिटी बहुत ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन बहुत कम होता है, तो ये बाहर इन्वायरमेंट से आपके रूट्स में क्या करते हैं, ऑक्सीजन डालते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं न्यूमेटोफोर्स। न्यूमेटो मतलब क्या होता है? फॉल्स। ठीक है, या कह सकते हो आप
स्यूडो जो होता है वो भी फॉल्स होता है। न्यूमैटो, देखो न्यूमा, न्यूमा वर्ड जो होता है ना, न्यूमा वर्ड, ये कहीं ना कहीं आपके एयर से रिलेटेड होता है या आपके रेस्पिरेशन से रिलेटेड होता है। अगर मैं आपको बताऊं, न्यूमा हो गया, ल्यूरा हो गया, पल्मनरी हो गया, ये भी हमारे में लंग्स में बोला जाता है आपका, ठीक है। न्यूमोनिया सुना होगा आपने, न्यूमोनिया, न्यूमोनिया किसको अफेक्ट करता है? हमारे लंग्स को तो अफेक्ट करता है, रेस्पिरेशन ही तो कॉज करवाता है हमारे लंग्स, लंग्स जो होते हैं आपके। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको कि बेसिकली जो न्यूमेटोफोर्स होते हैं वो आपके ऐसे रूट्स होते हैं, आपके जो एयर रूट्स होते हैं आपके, जो कि रेस्पिरेशन मतलब एयर इनटेक करवाते हैं गैसेस का, क्योंकि अगर आपके सॉइल में सैलिनिटी ज्यादा है या ऑक्सीजन बहुत कम है तो इसमें आपको हेल्प कराएंगे कौन? आपके न्यूमेटोफोर्स। तो दूसरा स्टेटमेंट भी आपका ठीक है। तीसरा होता है हाइबरनेशन इज अ स्टेट ऑफ डोरमेंसी ड्यूरिंग द समर मंथ टू अवॉइड हीट एंड डेसिकेशन। हीट को अवॉइड करने के लिए, डिहाइड्रेशन, डेसिकेशन को हम डिहाइड्रेशन बोलते हैं, इसको हटाने के लिए क्या आपके गर्मी में होती है हाइबरनेशन, ठंड में होती है हाइबरनेशन? पहली बात तो हाइबरनेशन आपका ठंड में होता है, ठंड से बचने के लिए, गर्मी में थोड़ी ना होता है। तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट ठीक है आपका। कौन सा करेक्ट है आपका? पहला और दूसरा ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकंड कौन सा होगा आपका? ऑप्शन ए, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following cell organelle is responsible for transporting, modifying and packaging proteins and lipids? देखो, ट्रांसपोर्टिंग करने में, पैकेजिंग करने में मैंने आपको बताया था, पैकेजिंग करने में मेनली प्रोटीन का, लिपिड का पैकेजिंग कौन करता है? आपका गोल्गी बॉडीज करवाते हैं। तो वैसे तो इसका आंसर आपका गोल्गी कॉम्प्लेक्स ही है। डीएनए क्या काम करता है? डीएनए आपके प्रोटीन फॉर्मेशन करवाता है, इनडायरेक्टली आपका ट्रांसलेशन करवाता है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसपोर्टेशन नहीं करवाता, ना मॉडिफाइंग करवाता डीएनए आपका, तो इनकरेक्ट। माइटोकॉन्ड्रिया आपका ना तो ट्रांसपोर्टेशन करवाता है, ना पैकेजिंग करता है, ना मॉडिफाई करता है, खाली आपका एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, तो ये आपका इनकरेक्ट। हाँ, एंडोप्लाज्म आपका ट्रांसपोर्टेशन करवा सकता है और मॉडिफाइंग भी करवा सकता है, लेकिन वो आपका पैकेजिंग नहीं करता। एंडोप्लाज्म का आपका ट्रांसपोर्टेशन भी करवा सकता है, मॉडिफाई भी करवा सकता है, लेकिन आपका पैकेजिंग नहीं करता लिपिड्स को, प्रोटीन्स को, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट। गोल्गी जो होता है, गोल्गी के पास ना क्या होता है? एक होता है ग्लाइको लिपिड्स और ग्लाइको प्रोटीन, ये दोनों आपके लिपिड्स का और प्रोटीन का ट्रांसपोर्टेशन करवाते हैं, जिसकी वजह से क्या कह सकते हो आप कि आपके ट्रांसपोर्टेशन एजेंट भी होते हैं, आपके बेसिकली मॉडिफिकेशन भी करवाते हैं, और आपके बेसिकली क्या काम करते हैं? पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन और लिपिड्स का भी करवाते हैं। तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका? ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको डायग्राम दे रखा है स्टमक का, इसमें ए बी सी पोर्शन दे रखे हैं आपको, तो आपको इनके नाम बताने। देखो, सबसे पहला जो होता है, सबसे पहला ये क्या होगा? ईसोफेगस है, फूड पाइप जो भी ऊपर से आ रहा है, और यहां पर अगर आप देखोगे ए पार्ट है, बी पार्ट है और सी पार्ट है। अगर आप देखोगे ए पार्ट का नाम क्या होता है? देखो, ऊपर वाला जो पार्ट होता है ना आपका स्टमक का, वो आपके कहीं ना कहीं हार्ट के पास होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कार्डियक। हार्ट के सबसे पास होता है ना, हार्ट आपका इधर है, ऊपर वाला पोर्शन क्या होगा? आपके हार्ट के पास होगा, इसको, इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? कार्डियक। बीच वाला जो बड़ा पोर्शन होता है ना, उसको हम बोलते हैं फंडक या फंडस। थर्ड पार्ट जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पाइलोरस। अब इनके काम बताते हैं, रुक जाओ। ए का क्या है? पहला क्या है आपका? पहला है आपका कार्डियक, दूसरा क्या है आपका बेसिकली? फंडस, और तीसरा क्या है आपका बेसिकली? पाइलोरस। तो आप देख सकते हो कार्डियक, फंडस और पाइलोरस। तो इसको क्या करना, देखो जो आपका ऑप्शन बी है ना, कार्डिया, पाइलोरस और फंडस। पाइलोरस आपका ऐसे आगे, फंडस आपका ऐसे पीछे पीछे की तरफ आ जाएगा आपका, ठीक है, क्योंकि मिडल वाला क्या होता है आपका? फंडस होता है। अच्छा, अब इसमें देखो अब क्या होता है। कार्डियक आपका इनिशियल, देखो हमारे बॉडी में, ह्यूमन की बॉडी में जो आपका स्टमक होता है ना, मोनो चेम्बर्ड होता है, एक सिंगल चेम्बर से मिलकर के बना होता है। ऊपर वाला पोर्शन जो होता है वो आपका कार्डियक पोर्शन होता है, और बीच वाला जो पोर्शन होता है वो फंडस पोर्शन होता है, जो कि बहुत बड़ा होता है। और थर्ड वाला पोर्शन होता है आपका पाइलोरस। यहाँ पे ना देखो, एक आपका रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। कितना खाना आपके स्टमक से, ये स्मॉल, यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाता है आपका, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। कितना खाना आपके स्टमक से, कितना खाना आपके स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाए, कौन रेगुलेट करता है? आपका पाइलोरिक स्फिंक्टर। यहाँ पे नाम क्या होता है उसका? उसका नाम होता है आपका पाइलोरिक स्फिंक्टर।
पाइलोरिक स्फिंक्टर कितना, इट रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ फूड कमिंग फ्रॉम स्टमक टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, कितना खाना आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से आपके कितना खाना आपके स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करे, किसके थ्रू एंटर करता है आपके, वो बेसिकली इस पाइलोरिक स्फिंक्टर। ये कौन से पोर्शन में, पाइलोरस। तो आप नाम देख सकते हो, ये हार्ट के पास उसका नाम दे दिया कार्डियक, यहाँ पे पाइलोरिक स्फिंक्टर प्रेजेंट है उसका नाम दे दिया पाइलोरस, और बीच में फंडस होता है जहाँ पे आपके सबसे मेजर एरिया जो होता है आपके स्टमक का उसको मिडिल पार्ट फंडस ही बोला जाता है। तो क्या होगा पहले आपका, पहले होगा आपका कार्डियक, कार्डिया, देन आपका फंडस, देन आपका पाइलोरस। तो ऑप्शन बी में कर सकते हो इसको, ऑप्शन बी में कि फंडस को पहले लिख दो और पाइलोरस को बाद में, तो ऑप्शन बी आपका क्या होगा, सही ऑप्शन होगा। ठीक है, देखो क्योंकि हम क्या होते हैं, हम ओमनीवोरस हैं, तो हमारा चेम्बर्ड जो होता है सिंगल चेम्बर्ड होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं आपके हर्बीवोरस के, जो कि खाली आपके ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स आपके खाते हैं, तो उनके जो होता है ना 4 चेम्बर्ड होता है आपका, 4 चेम्बर्ड, स्टमक भी उनका 4 चेम्बर्ड होता है, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, एक तरीके से कह सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आपका खाना जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसके बाद आपका खाना चला जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो इसका सही आंसर था आपका ऑप्शन बी, एसिस वे में जाएगा आपका कार्डियक, फंडस और पाइलोरस पे। तो ये हमारा आज के टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन था। तो हमने आज जो क्वेश्चंस करे उसमें हमने देखे कि कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस थे, कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस थे आपके, कुछ आपके कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी थे, घुमा फिरा करके वर्डिंग्स जो है चेंज कर दी गई ताकि आप सोचने में मजबूर हो जाओ। कुछ में आपके स्टेटमेंट्स में आधा स्टेटमेंट सही लिखा हुआ, आधा स्टेटमेंट गलत लिखा हुआ है, ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ और आप ढंग से आंसर ना दे पाओ उसका। ऐसे बहुत से स्टेटमेंट मिलेंगे कि आप आधा, देखो कोई भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आप आधा पढ़ के मत देना, कभी कभी आधी बात सही लिखी होती है, उसके आगे की बात आधी गलत लिखी होती है, तो आप पूरा स्टेटमेंट पढ़ो उसके बाद ही आप उसका आंसर देना, वैसे उसका आंसर आप ऐसे मत देना। ठीक है, फिर हमने कुछ डायग्राम बेस्ड में क्वेश्चन करे, इसके ऊपर आपके एक सेल वाला था और एक ये वाला था। डायग्राम बेस्ड में हमने देखा कि सेल्स वाले जो थे उसमें बहुत सारे सेल्स के बारे में देखा हम, तो डायग्राम में ना आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिलती है, आपको क्या क्या चीज़ें होती हैं वो मिल सकती है आपको, कि क्या सही है क्या गलत है, क्या चीज़ कहाँ प्रेजेंट होती है, क्या चीज़ कैसी दिखती है, क्या चीज़ का लोकेशन क्या होता है, ये सब मालूम चलता है आपको डायग्राम बेस्ड में। जैसे आपका स्टमक है, तो स्टमक से आप देख पा रहे हो कि पाइलोरिक कहाँ पर है, पाइलोरिक स्फिंक्टर कहाँ पर है, कार्डिया कहाँ पर है, फंडस कहाँ पर है। तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी आपको करना चाहिए, इससे आपको उसकी लोकेशन क्लियर होती है और आपका उसका फंक्शन भी क्लियर होता है। तो इसमें कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस भी थे आपके स्टार्टिंग में, कुछ जो कि देखो डायरेक्ट क्वेश्चन भी करना जरूरी है, कभी कभार जो होता है ना उसके ऑप्शंस इतने ज्यादा सिमिलर होते हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सही होगा वो सही होगा, तो डायरेक्ट क्वेश्चंस करने भी जरूरी है ताकि आप स्पेसिफिक आपको मालूम हो कि अगर ये क्वेश्चन तो इसका आंसर यही होगा, इसके अलावा कुछ आंसर नहीं होगा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी करने जरूरी है, आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करने भी जरूरी है, आपको मैच द फॉलोइंग भी जरूरी है, डायग्राम बेस्ड भी जरूरी है, क्योंकि आपको उसको लोकेशन मालूम चलेगा, उसका फंक्शन मालूम चलेगा। तो हमारे सारे क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए हैं, तो ऐसे ही हम बहुत सारे क्वेश्चंस करते रहेंगे आगे भी। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट क्लासेस में आपके एक टेस्ट पेपर के साथ ही। ठीक है, तो आप एक चीज़ का ध्यान देना कि ये जो आपके क्वेश्चंस हैं, आपके सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से रिवाइज करो। ठीक है, और आपको जो भी आंसर्स है, जो भी आंसर आपका निकलेगा, हो सकता है कि स्टेटमेंट बेट में आपका सही आंसर ना निकले एक बार में, तो बार बार उस क्वेश्चंस को आप रिपीट करो कि जहां पर आपकी वीकनेस है उस टॉपिक को आप करो। हमने इतने सारे टेस्ट पेपर कर लिए तो आपको मालूम चल गया होगा कि आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, आपका वीकनेस क्या है, तो आपको मालूम चल गया होगा अपने आप ही। ठीक है, तो मिलते फिर अपनी नेक्स्ट क्लासेस में एक और टेस्ट पेपर के साथ। जय हिंद।